गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे वीडियो में टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप का, और इसके अलावा भी हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले है पार्टनरशिप एट विल। जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के द्वारा कोई भी टाइम पहले से फिक्स नहीं किया जाता कि पार्टनरशिप हम कितने टाइम के लिए चलाएंगे, तो उस पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप अपनी इच्छा पर यानी पार्टनर्स की इच्छा पर कभी भी समाप्त की जा सकती है। इसीलिए इसको हम पार्टनरशिप एट विल यानी ऐच्छिक साझेदारी कहेंगे। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर। पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम पार्टनरशिप करते हैं और जब वो पर्पस सॉल्व हो जाता है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और उन्होंने आपस में पार्टनरशिप की है किस लिए कि वो एक प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इट मीन्स कि दिस पार्टनरशिप इज़ फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर ए पर्टिकुलर मोटिव। तो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्रोजेक्ट 10 साल चलेगा तो वो 10 साल तक पार्टनर रहेंगे, और अगर वो प्रोजेक्ट 6 महीने में ख़त्म हो जाता है तो वो 6 महीने तक पार्टनर रहेंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या पर्टिकुलर पर्पस के लिए की जाती है उसे हम पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर वेंचर कहेंगे। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, यहाँ हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ने पहले से ही डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप कुछ फिक्स समय के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर दो पार्टनर हैं ए और बी और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप या जो भी पार्टनरशिप वो कर रहे हैं वो 6 महीने के लिए करेंगे या 1 साल के लिए करेंगे या 10 साल के लिए करेंगे, तो वो डिसाइड आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करेंगे कि ये पार्टनरशिप कितने समय के लिए होगी। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से या उसके अकॉर्डिंगली मानी जाती है। दैट इज नॉन एज ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ठीक है, सामान्य पार्टनरशिप जिसे आप कहेंगे, सामान्य साझेदारी कहेंगे। फिर बात करेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप की। लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप का एक मेन फीचर ये है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि फर्म के लॉस के लिए या फर्म की लायबिलिटीज़ के लिए सभी पार्टनर जो हैं वो पर्सनली भी और जॉइंटली, यानी कि जॉइंट लायबिलिटी भी है उनकी और पर्सनल लायबिलिटी भी है, यानी उनकी फर्म के अंदर जो उनका हिस्सा है, जो उनकी प्रॉपर्टी में जो उसका उनका 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 जो पार्ट है वो तो इस्तेमाल हो ही सकता है। साथ ही साथ अगर फर्म का लॉस इतना ज़्यादा है कि फर्म के एसेट से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उस फर्म के लॉस को कवर करने के लिए डिमांड की जा सकती है। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम अनलिमिटेड पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन अगर लिमिटेड पार्टनरशिप की हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बोला ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एक्चुअली अनलिमिटेड पार्टनरशिप ही है। ऐसी पार्टनरशिप जो नॉर्मली पार्टनरशिप वही होती है या जनरल पार्टनरशिप आप जिसको बोलते हैं, वो क्या है कि उसमें लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होती है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर ऐसे होंगे जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ना होकर लिमिटेड रहेगी। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, अदरवाइज़ वो पार्टनरशिप ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में फर्म और जो पार्टनर का असिस्टेंस होता है वो एक ही माना जाता है। तो अगर लिमिटेड पार्टनरशिप हम रखेंगे जिसमें अगर हम ये मान कर चलें कि सभी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो इस तरीके से फर्म के लॉस को कवर करने के लिए तो फिर कोई भी पार्टनर आगे नहीं आएगा, वो सिर्फ अपने फर्म के शेयर्स को ही देगा, पर्सनली तो लायबल होगा नहीं ना। तो इस तरीके से फिर फर्म के लॉसेस का क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ही ये माना जाता है कि पार्टनरशिप जो लिमिटेड है उसमें भी कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, जो कि फर्म के लॉस को सहन करने लायक हो या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, इंडिया में इस तरह की पार्टनरशिप प्रचलित नहीं है। लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस हम ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये।
जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि ऐसी पार्टनरशिप में क्या होगा, दो तरह के पार्टनर होंगे, टू टाइप्स ऑफ पार्टनर। ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है और ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दूसरी बात, ऐसा पार्टनर जो होगा जो लिमिटेड लायबिलिटी वाला होगा, तो ऐसे पार्टनर वाली पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। देखिए नॉर्मली रूल ये है कि कोई भी पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर सकती है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप लिमिटेड है देन इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड बिकॉज इट हैज़ सम पार्टनर्स हु हैव लिमिटेड लायबिलिटी, राइट। फिर उसके अलावा है कि जो पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी के साथ यहाँ आया है उससे जो हम उसका हिस्सा लेंगे, यानी वो जो पार्टिसिपेट करेगा कैपिटल में या फिर जो भी उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो कैश होना चाहिए और वो फुल्ली पेड होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसके साथ कोई इस तरीके का सीन नहीं होगा कि वो कंट्रीब्यूशन बाद में देगा या वो किसी और फॉर्म में देगा। उसका इन्वेस्टमेंट कैश और फुल्ली पेड होना चाहिए, यानी साथ के साथ उसको सारा पेमेंट देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यानी फोर्थ पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा पार्टनर जो लिमिटेड लायबिलिटी का होगा, यानी जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, वो पार्टनर जो है फर्म को अपने कार्यों से बाध्य नहीं कर सकता, मतलब वो एजेंट की तरह रोल प्ले नहीं कर सकता। देखिए नॉर्मल पार्टनरशिप में हर पार्टनर एजेंट का काम भी करता है और प्रिंसिपल का काम भी करता है, लेकिन यहाँ पर ये पार्टनर जो है वो अपने कार्यों से किसी और को बाध्य नहीं कर सकता। ही और शी कैंट बाइंड द फर्म बाय हिज एक्शंस। क्यों? क्योंकि वो एजेंट की तरह काम ही नहीं कर सकता। वो एजेंट की तरह उसको हम वो अधिकार ही नहीं देते। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जो अपने कार्यों से प्रिंसिपल को बाध्य कर सकता है, बांध सकता है, रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। बट इन दिस केस दिस पार्टनर हैज़ नो सच राइट। ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज कि इस फर्म में, यानी कि इस पार्टनरशिप फर्म में वैसे देखिए नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, तो पार्टनरशिप एंड हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप में जिस फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स होंगे, ऐसी पार्टनरशिप फर्म इस पार्टनर के डेथ से या इंसॉल्वेंसी से या लुनेसी से, यानी कि स्पेशली इसी पार्टनर की हम बात कर रहे हैं, जिस पार्टनर की हम बात कर रहे हैं ना, जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, उसकी डेथ या उसकी इंसॉल्वेंसी या उसकी लुनेसी से पार्टनरशिप कभी भी क्या डिसॉल्व नहीं होगी। सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एसोसिएशन। क्योंकि हम देखते आए हैं कि पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी हमें दूसरे ग्रुप्स जैसी लगती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम फटाफट डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप का और कॉर्नरशिप का, और फिर करेंगे पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली का। जैसे हम बात करें पार्टनरशिप का और को ऑनर का, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम ये बेस देखेंगे और उसके बाद हमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन कॉर्नरशिप में कॉन्ट्रैक्ट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यार एक फादर अपने बेटों को, दो बेटों को एक ही मकान उनके नाम कर देता है, तो वो आधे आधे के मालिक हो गए। तो फादर ये काम कर रहा है, बेटों के बीच में आपस में इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस को चलाना और उसका जो प्रॉफिट है उसको आपस में बांटना। बट इसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि वो बिजनेस के लिए इकट्ठे हुए हों। तीसरा जो बेस है दैट इज़ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पार्टनरशिप के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स की एक लिमिट है, राइट, रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन को ओनरशिप में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप क्योंकि ट्रस्ट पर बेस्ड होती है, इसलिए आप अपनी मर्जी से अपना हिस्सा बिना दूसरे पार्टनर्स की परमिशन के या उनकी एक्सेप्टेंस के किसी और को नहीं दे सकते। आप किसी और को पार्टनर बनाकर अपने पार्टनरशिप में ला नहीं सकते जब तक बाकी के पार्टनर को जो है वो यकीन ना हो या उनको ट्रस्ट ना हो या उनकी एक्सेप्टेंस ना हो। को ओनर ऐसा नहीं कर सकता। को ओनर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को
कहीं भी सेल करे, कहीं ट्रांसफ़र करे, किसी को दे, कोई मतलब नहीं है उस बात से, दूसरे को ओनर को कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल लायबिलिटी की हम बात करें तो हर पार्टनर जो है अपने एक्शन से दूसरों को और दूसरे के एक्शन से खुद को बाध्य करता है, बाइंड करता है। को ओनर ऐसा नहीं करता। को ओनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्शंस डन बाय अदर को ओनर। आप अपने हिस्से के मकान में कुछ करें, आप अपने हिस्से के मकान से चाहे आप लोन लें, आप उसको तोड़ फोड़ दें, आप उसको किसी को दे दें, आप वैसे किसी और से लोन ले लें, तो उसके लिए आपका को ओनर कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। एजेंसी की हम बात करें तो पार्टनरशिप में हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। को ओनर में ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के एजेंट वेजेंट नहीं होते, अपने लिए वो खुद जिम्मेवार होते हैं। लायबिलिटी की हम बात करें तो पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि लिमिटेड नहीं होती। लेकिन यहाँ लायबिलिटी का सीन ही नहीं है, सब अपनी अपनी चीज़ों के मालिक हैं, तो को ओनर का कोई कनेक्शन नहीं है और लिमिट लायबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं क्रिएट होता ना इसमें तो। और लास्ट में आ रहा है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब जो पार्टनर अर्न करते हैं प्रॉफिट, उसमें से कुछ हिस्सा यानी कि उसका कुछ हिस्सा खुद रखते हैं, कुछ हिस्सा पार्टनर को देते हैं। मतलब एक प्री डिसाइडेड रेशियो ऑफ शेयरिंग होता है जिसमें वो अपना शेयर, अपना प्रॉफिट जो है वो बांटते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पार्टनर अपना हिस्सा लेकर पार्टनरशिप को कभी भी छोड़कर जा सकता है। को ओनर जो है, अब जैसे मान लीजिए फादर ने प्रॉपर्टी की है, नाम उसके बच्चों के नाम की है, तो वो कभी भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी जो है बेच सकते हैं, उसका डिवीज़न ले सकते, जो भी उसका शेयर बनता है वो कभी भी ले सकते हैं। मतलब उनका ऐसा कोई सीन नहीं रहेगा क्योंकि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बंधे हुए हैं। और क्योंकि वो एक ही चीज़ के जब दो मालिक हो जाते हैं तो वो अपने हिस्से को तो कभी भी ले सकते हैं ना। ओके, तो ये दो डिफरेंस थे पार्टनरशिप और को ओनरशिप में। अब बात करेंगे पार्टनरशिप और ज्वाइंट इन द फैमिली में। ज्वाइंट इन द फैमिली या फैमिली की अगर हम बात करें तो ऐसी फैमिली जिसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो एक ही पूर्वज यानी एक ही एंसेस्टर के जो हैं, आगे जो भी उनके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर आगे उनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन जिसे आप कह सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर किसी भी फैमिली में, स्पेशली जॉइंट हिंदू फैमिली की हम बात करें तो उसमें जो भी व्यापार किया जाता है उसको कौन संभालता है? जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जिसको हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। और उस फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं वो बाय स्टेटस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होते हैं। फैमिली में जो भी बच्चा बर्थ लेता है वो वहाँ का मेंबर कहलाता है, वो बर्थ से कहलाता है, वो स्टेटस से कहलाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर हम कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं। चलिए अब डिफरेंस पे आ जाते हैं। पार्टनरशिप पर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली पर हिंदू लॉ लागू होगा। एग्रीमेंट की बात करें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नतीजा है, कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो स्टेटस पर बेस्ड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं होता। मेंबर की बात करें तो पार्टनरशिप में मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता। फैमिली में सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को कर्ता कहेंगे, और कुछ अगर हिस्सों को हम छोड़ दें तो कई हिस्सों में आज भी ऐसा देखने को मिलेगा कि जो फीमेल हैं उनको बिजनेस में मेंबर नहीं माना जाता। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना तो उसके लिए मेंबर जो है हम नहीं मानते, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर अगर हम कहें तो। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप में कुछ परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया कि अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, अदरवाइज नहीं भी कराएंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट आ रहे हैं हम अगले पॉइंट पे, दैट इज माइनर एज ए पार्टनर। अभी पार्टनरशिप में किसी भी माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, सिर्फ प्रॉफिट्स में हिस्सा आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जॉइंट इन द फैमिली में जब बच्चा पैदा होता है तो माइनर ही होगा, तो ऑब्वियसली वो अगर मेल है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ का मेंबर भी बिजनेस का जो है उस फैमिली का मेंबर माना जाएगा। लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनर्स की लायबिलिटी उनकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होती। जैसे पर जॉइंट और पर्सनल लायबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो फर्म में है जो हिस्सा है दैट इज जॉइंट जो उनकी लायबिलिटी के लिए काम आएगा, और पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल जो उनका प्रॉपर्टी रहेगी वो फर्म के लॉसेस में अगर कुछ बच गए हैं तो उसके लिए कवर हो सकती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन कर्ता को छोड़कर फैमिली में कोई भी और मेंबर किसी भी तरह की लायबिलिटी के लिए लिमिटेड तौर पर तो जिम्मेवार है, अनलिमिटेड नहीं है।
यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ हम पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकते हैं पार्टनर की, अगर फर्म को लॉस एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया है तो। यहाँ हम किसी भी और मेंबर की, कर्ता को छोड़कर किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी को फैमिली के लोन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। है ना कमाल की बात? देखने में और सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेंबर्स पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर फैमिली में कितने भी लोग हो जाएं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लेम ऑफ अकाउंट्स की बात करें, फर्म का कोई भी पार्टनर फर्म के कार्यों में पार्टिसिपेट कर सकता है, फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकता है, लेकिन फर्म के जाने के छोड़ने के बाद उसको राइट ख़त्म होता है। लेकिन कर्ता को छोड़कर, फैमिली में कर्ता को छोड़कर कोई भी पर्सन फैमिली के बिजनेस के अकाउंट को चेक करने का अधिकार नहीं रखता। डेथ की बात करें, पार्टनरशिप टर्मिनेट यानी ख़त्म हो जाती है अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए। यहाँ पर फैमिली ख़त्म नहीं होती है। फैमिली में मेंबर्स जो हैं अगर छोड़ के भी चले जाते हैं या डेथ हो जाती है तो उससे फैमिली के बिजनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट टू टेक लोन, कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर लोन ले सकता है। पर्सनल लोन लेता है तो वो पर्सनली जिम्मेवार होगा, लेकिन फर्म के कार्य के लिए फर्म के नाम से लोन लेता है तो पूरी फर्म जिम्मेदार होगी। यहाँ सिर्फ कर्ता को अधिकार है फर्म फैमिली के बिजनेस के लिए लोन लेने का। और लास्ट है ये 2 और रह गए हैं। जैसे 11वें पॉइंट पे आ रहे हैं हम, राइट ऑफ ऑपरेशन। तो हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ कर्ता ही फैमिली के बिजनेस को चला सकता है। उसके बाद आ जाता है स्टेटस। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स कहते हैं ना, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको पार्टनर कहते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम को पार्टनर्स कहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिफरेंसेस हैं पार्टनरशिप और जॉइंट इन द फैमिली में एंड पार्टनरशिप और कोओनरशिप में। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।